हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मानव में जनरल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानव होता क्या? मानव एक बहुकोशीय प्राणी होता है। क्या होता है? मानव एक बहुकोशीय प्राणी होता है जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। जब दोनों अलग अलग पाए जाते हैं तो इनके भी क्या होते हैं? इनके जो युग्मक होते हैं वो क्या है? वो अलग अलग शरीर बनते हैं। जैसे नर युग्मक हो गया तो नर शरीर बनेगा और मादा युग्मक होगा क्या है? वो मादा शरीर के अंतर्गत बनेगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले क्या है जनन। क्या होता है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संतान को क्या कहता है? जन्म दिया जाता है। जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राणी अपने ही समान एक नई संतति को जन्म देता है। तो उसे क्या कहता है? उसे जनन कहा जाता है। तो जनन क्या है? तो जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राणी अपने ही समान एक नई संतति को जन्म देता है। उसे क्या कहता है? उसे जनन कहा जाता है। ठीक है, तो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता क्या है कि जहां पे नर एवं मादा के युग्मकों के संयुग्मन के द्वारा प्राप्त नई संतति जब प्राप्त होती है तो उस प्रकार के जनन क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। लैंगिक जनन का मतलब जहां पे नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होता हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही शरीर की आवश्यकता होती है और एक प्रकार क्या होती है? प्राणी को पैदा कर सकते, मतलब कि केवल एक ही शरीर एक नए प्राणी को जन्म दे सके। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन मतलब जहां पे नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे लैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या नर जनन तंत्र होता है। ठीक है, तो जो नर जनन तंत्र होता है सबसे विचित्र बात यह है कि जो नर जनन तंत्र होगा हम आपको क्या बना के समझ सकते हैं। जैसे ठीक है, जो नर जनन तंत्र होता है सबसे बाहरी भाग इसका क्या होता है? इसका जो सबसे बाहरी भाग बना रहे हैं इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं वृषण कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश वृषण के तापमान को स्थिर बनाने में सहायक होता है। वृषण के बाहरी आवरण पाया जाता है। जो वृषण कोश होती है यह वृषण का सबसे बाहरी भाग होता है जो वृषण के तापमान को बनाए रखने और साथ साथ इसको वायु आघातों से इसकी क्या करता है? रक्षा करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वृषण कोश कहा जाता है। ठीक है, और यह शरीर के तापमान से कितना कम होना चाहिए? तो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। कितना? 3 से 4 डिग्री कम होना चाहिए। ठीक है, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, और जो वृषण होता है तो वृषण की जो लंबाई होती है कितना होता है? 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। वृषण लंबाई कितना होगा? वृषण लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर होगा। कितना? वृषण 5 से 6 सेमी लंबा होता है। ठीक है, अब वृषण का वजन कितना होगा? 10 ग्राम से 15 ग्राम इसका वजन होना चाहिए। वृषण का वजन कितना होना चाहिए? 10 ग्राम से 15 ग्राम इसका वजन होना चाहिए। ठीक है, और सबसे खास बात है ठीक है, तो हमारे पास ये वाला भाग होता है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अधिवृषण कहा जाता है। और अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर होता है। कितना होता है? 6 मीटर होता है। और अधिवृषण वही स्थान होता है जहां पे क्या होता है? एक शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु जहां परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहता है? उसे अधिवृषण कहा जाता है। वैसे तो अधिवृषण के भाग में एक पाई जाती क्या है? स्टीरियो
स्टीरियोसिलिया पाई जाती है, जहां पे क्या होता है, जहां पे शुक्राणु लगभग 40 से 45 दिन तक संचय रहते हुए परिपक्व होता है। क्या होगा, परिपक्व होता है। स्टीरियोसिलिया वह स्थान होती है जहां पे शुक्राणु 40 से 45 दिन तक संचय रहते हुए क्या रहता है, परिपक्व हो जाता है। क्या रहता है, संचय रहते हुए परिपक्व हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टीरियोसिलिया कहता है। स्टीरियोसिलिया नर जनन तंत्र का वह भाग होती है जहां पर शुक्राणु 40 से 45 दिन तक संचित रहते हुए क्या रहता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस स्थान को स्टीरियोसिलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो अधिमिश्रण होता है, अधिमिश्रण में शुक्राणु क्या होती है, यहाँ पे तैयार हो जाता है, और अधिमिश्रण की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होता है। लेकिन जब वृषण से जब शुक्राणु बाहर निकलता है तो यहाँ पे एक छोटी सी क्या पाई जाती है, एक स्थान पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं स्खलन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्खलन नलिका बोलते हैं। और स्खलन नलिका की लंबाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होता है। क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होती है। तो स्खलन नलिका नर जनन तंत्र का वह स्थान होती है जहां पर शुक्राणु क्या होते हैं, आपातकालीन स्थिति में, या कह सकते हैं कि क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए यहाँ पे क्या है, शुक्राणु यहाँ पे उत्पादित निकाले जाते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो नर भाग की उत्पत्ति किससे हुआ है, सार्टोली कोशिकाओं से हुआ। क्या हुआ है, सार्टोली कोशिकाओं से हुआ है। और यहाँ से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, यहाँ से जब वृषण से शुक्राणु बाहर निकलता है तो उसको सार्टोली कोशिकाएं क्या करती है, उसको पोषण प्रदान करती हैं। तो शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, यहाँ पे सार्टोली कोशिकाएं उसको पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे शुक्रवाहिनी बोलेंगे। और शुक्रवाहिनी लंबाई कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, शुक्रवाहिनी लंबाई 40 से 45 सेमी होता है। ठीक है, और इसके बाद इसका नाम क्या है, इसका नाम शुक्राशय है। ठीक है, क्या नाम है, शुक्राशय। और शुक्राशय लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर लंबाई तक, कितना, 5 से 6 सेमी की लंबाई होती है। ठीक है, और शुक्राशय वह स्थान है जहां पर शुक्राणु क्या होते हैं, संचित होते हुए यहाँ पे क्या करते हैं, शुक्राशय से पीला तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो क्या निकलता है, पीला पदार्थ। और उस पीले पदार्थ के साथ शुक्राणु क्या होते हैं, मिल जाते हैं। क्या मिल जाएंगे, शुक्राणु उसके साथ मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद क्या बनाते हैं, ये वीर्य का निर्माण करते हैं। किसका, वीर्य का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट। इसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है, जो शुक्राणु क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, तीसरा नली का नाम है मूत्र नली नाम है। क्या नाम इसका है, मूत्र नली होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होता है लगभग 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर से लंबा होता है। कितना होगा, 25 से 30 सेमी लंबा होता है। ठीक है, कितना लंबा होगा, 25 से 30 सेमी लंबा होता है। ठीक है,
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये नर जननांग है। तो नर जननांग का सबसे प्राथमिक भाग क्या होता है, नर जननांग का सबसे प्राथमिक भाग होता है, उसका क्या होता है, वृषण कोष होता है। ठीक है, वृषण कोष वृषण के बाहर पाई जाने वाली एक मांसल संरचना होती है, जो वृषण को क्या करती है, चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है। साथ साथ यह वृषण को वायु आघातों जब इसके तापमान को नियंत्रित करने में क्या होगी, सहायक होगी। यह वृषण के बाहर एक पाई जाने वाली संरचना होती है, जो वृषण के तापमान को नियंत्रित करने एवं वायु आघातों से इसकी रक्षा या सुरक्षा करती है। ठीक है, फिर आते क्या है, वृषण आते हैं। तो वृषण की लंबाई 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। कितना लंबाई होगा, 5 सेमी से 6 सेमी इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब वृषण का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से क्या होता है, कम होता है। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री कम होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, एक टेढ़ी संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अधिवृषण कहा जाता है। अधिवृषण की लंबाई 5 सेमी से 6 सेमी लंबाई होती है। कितना होगा, 5 से 6 सेमी लंबा होता है। ठीक है, कितना लंबा होगा, 5 से 6 सेमी लंबा होता है। और यहीं पर शुक्राणु क्या होता है, तैयार होता है या परिपक्व होते हैं। ठीक है, फिर आते गए जो पाइप हमारे पास दिखाई दे रहा है, इस पाइप को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 40 सेमी से 45 सेमी लंबाई होगा। कितना, 40 से 45 सेमी इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और ये करता क्या है, यह शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचाता है, शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आते हैं शुक्राशय। शुक्राशय की लंबाई कितनी होती है, 5 सेमी से 6 सेमी इसकी लंबाई होती है। शुक्राशय की लंबाई कितना होगा, 5 से 6 सेमी इसकी लंबाई होगी। ठीक है, और शुक्राशय से क्या होता है, एक पीला पदार्थ निकला, क्या निकलेगी, पीला पदार्थ निकलेगा। और शुक्राणु के साथ मिल करके वो किसका निर्माण करते हैं, वो वीर्य का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करेंगे, वो वीर्य का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शुक्राणु को कौन पोषण प्रदान करता है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम इसका है, ये प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं, जो क्या करती हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। क्या करेंगी, पोषण प्रदान कार्य करती हैं। और एक होता है मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेमी लंबाई होती है। कितना लंबाई होगा इसका, 25 से 30 सेमी इसकी लंबाई होती है। ये करता क्या है, इसी के माध्यम से मूत्र के साथ साथ शुक्राणु भी क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी की सहायता से क्या होगा, जो मूत्रवाहिनियां होती हैं, इसकी सहायता से क्या होगा, शुक्राणु और साथ साथ मूत्र भी क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके माध्यम से निकलेगा, मूत्र वाहिनियों के माध्यम से निकलेगा। तो मूत्र वाहिनियों की सहायता से जो मूत्र और शुक्राणु दोनों ही शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इनका जो सबसे बाहरी भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे शिश्न कहा जाता है। ठीक है, शिश्न एक बेलनाकार संरचना में होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, और इसकी लंबाई, जो शिश्न की लंबाई कभी कभी वातावरण पे भी निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, वातावरण पर निर्भर करेगा। ठीक है, और इसके पास जो स्खलन नलिका होती है, स्खलन नलिका की लंबाई कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, स्खलन नलिका की लंबाई 2 सेंटीमीटर होता है। यह स्खलन नलिका वह स्थान होता है, स्खलन नलिका वह स्थान होती है जहाँ पे शुक्राणु क्या करता है, स्खलित किया जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु कहाँ स्खलित होगा, इस स्खलन नलिका में होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ तक बात करें तो यहाँ पे सार्टोरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। सार्टोरी कोशिकाएं क्या करती हैं, ये शुक्राणु के साथ साथ ये पूरे नर जननांगों के उत्पत्ति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, टेस्टिरियोसिलिया क्या होता है, टेस्टिरियोसिलिया शुक्राणु 40 से 45 दिन तक संचय करते हुए क्या करता है, उसको परिपक्व करता है। टेस्टिरियोसिलिया वह स्थान होती है जहाँ पे शुक्राणु 40 से 45 दिन तक संचित होते हुए क्या रहता है, परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं।
तो जो मानव जनन अंग होता है इसका सबसे भारी भाग क्या होता है, वृषण कोश होती है, जो क्या करती है, वृषण को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आते हैं क्या, वृषण आते हैं। वृषण एक जोड़ी की संख्या में मानव के उदर गुहा से बाहर लटके होते हैं। वृषण क्या होती है, वृषण एक जोड़ी की संख्या में मानव के उदर से क्या होती है, बाहर लटकी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर की लंबाई होगा। कितना लंबाई होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर की लंबाई होगा। और इसका तापमान शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री क्या होता है, कम होता है। कितना कम होगा, 3 से 4 डिग्री कम होते हैं। ठीक है, और यही से क्या होता है, शुक्राणुओं का स्खलन किया जाता है। तो जो वृषण होता है, वृषण ही क्या करता है, शुक्राणुओं का स्खलन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अधिवृषण आते हैं। अधिवृषण की लंबाई जो होती है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होता है। कितना होगा, अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर होती है। ठीक है, अधिवृषण की लंबाई कितना होगा, 6 मीटर होगा। और इसके बाद अधिवृषण वह स्थान होता है जहाँ पे शुक्राणु क्या होते हैं, तैयार होते हैं। और इसके बाद शुक्राणु कहाँ छोड़ दिए जाएंगे, शुक्रवाहिनी में छोड़ दिए जाएंगे। शुक्रवाहिनी की लंबाई कितना होगा, 40 से 45 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और ये कहाँ जाकर छोड़ देते हैं, शुक्राशय में शुक्राणुओं को पहुंचा देते हैं। क्या पहुंचाएंगे, शुक्राणुओं में, शुक्राशय पहुंचा देंगे। फिर शुक्राशय क्या करती है, शुक्राशय एक पीला पदार्थ निकालती है जहां पर शुक्राणु स्वतंत्र क्या होता है, घूमता रहता है। क्या होगा, स्वतंत्र घूमता रहता है। और वही पीला पदार्थ के साथ शुक्राणु मिल करके किसमें हो जाता है, वो वीर्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या करती हैं, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जो मूत्रवाहिनी के रास्ते से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और जो मूत्रवाहिनी होती है पतली लंबी संरचना होती है, नलिका से संरचना होती है, जिसकी लंबाई कितना होगा, 25 सेमी से 30 सेमी की लंबाई होता है। कितना होगा, 25 से 30 सेमी की लंबाई होती है। और नर जनन का सबसे भारी भाग क्या होता है, शिश्न होता है। क्या होगा, शिश्न होता है। ठीक है, फिर बातें क्या है कि हम इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र होता है ना, ये पूरा कौन सा भाग है, ये पूरा नर जनन भाग है। ठीक है, तो जो नर जनन भाग होता है, इसके क्या होता है, हमने भी बोला ना कि इनके बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, और इस भाग का काम यह होता है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होगा, शुक्राणुओं का उत्पादन किया जाता है। और जो शुक्राणु होते हैं वो होते क्या है, वो नर युग्मक होंगे। शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारे पास जो शुक्राणु है, हमने अभी बोला, तो जो शुक्राणु है, तो शुक्राणु का सबसे बाहरी भाग पहले ये कौन सा भाग है, ये एपिडिडाइमिस, मतलब इसका नाम क्या है, ये अधिवृषण है। क्या नाम है, इनका नाम अधिवृषण है। ठीक है, फिर इसके बाद इनका नाम क्या है, ये शुक्रवाहिनी। क्या नाम इसका है, इसका नाम शुक्रवाहिनी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो है, इसका नाम क्या है, शुक्राशय। क्या नाम है, शुक्राशय है। और इसका नाम क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक है, और इसका नाम मूत्राशय है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम वृषण है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, बार्थोबियल क्या है, ग्लैंड होता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या है, इसको दोहराते हैं। जो अधिवृषण होता है, अभी हमने बोला अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। क्या होगी, अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर होता है। तो यह वह स्थान होता है जहां पर शुक्राणु क्या होते हैं, तैयार होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु तैयार होते हैं। और हमारे पास जो वृषण होता है, तो वृषण का जो लंबाई होगा, कितना लंबाई होगा, 5 सेमी से 6 सेमी की लंबाई होगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। इसका वजन कितना होगा, इसका वजन 10 ग्राम से 15 ग्राम इसका वजन होगा। कितना होगा, 10 ग्राम से 15 ग्राम इसका वजन होगा। कितना,
इसका 10 ग्राम से 15 ग्राम इसका वजन होता है। और इसके बाहर एक पतली सी एक आवरण पाई जाती है। क्या पाई जाएगी इसके बाहर? इसके बाहर एक पतली सी आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिससे बोलते हैं वृषण कोश कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, तो वृषण कोश करता है क्या है? वृषण कोश चारों तरफ से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फिर आते क्या है? शुक्रवाहिनी आते हैं। तो शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। कितनी लंबाई होगी? 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जो आगे चल के कहाँ जुड़ जाता है? जुड़ जाता है शुक्राशय से जुड़ जाती है। ठीक है, शुक्राशय जुड़ी, और जो शुक्राशय की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर से लगभग 6 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और यहीं से एक पीला तरल चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? यहीं से पीला तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, और इसी पीला तरल चिपचिपा पदार्थ के साथ मिल करके, ठीक है, पीला पदार्थ प्लस शुक्राणु मिलेंगे, क्या बनाते हैं? ये बीरी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? बीरी का निर्माण करते हैं। तो मतलब कि जो पीला पदार्थ था यह शुक्राणु के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये बीरी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर इसका मूत्रवाहिनियों से होते हुए शरीर से क्या होते हैं? ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? तो मूत्रवाहिनी की लंबाई लगभग 25 से 30 सेमी इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। कितनी लंबाई होगा? 25 से 30 सेमी लंबाई इसकी होती है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास संरचना होती है। ठीक है, अब आते हैं टेस्टिस की। क्या है? हम यहाँ पे संरचना लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास जो वृषण था ना, तो वृषण के पास क्या होता है? इनकी ये संरचना इनके पास पाई जाती है। ठीक है, जिसमें लगभग कितने क्या है? इनमें लगभग 250 छोटे छोटे क्या होते हैं? इसमें डिब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? 250 क्या होते हैं? ये डिब्बे पाए जाते हैं। और सबसे खास बात हमने नोटिस हमें करना है कि हमारे पास जो सार्डोली कोशिकाएं होती हैं, तो सार्डोली कोशिकाएं क्या करती हैं? जनन अंगों को विकास लेकर देती हैं, इनको पोषण प्रदान करती रहती हैं। क्या करेंगी? इनको पोषण प्रदान करती रहती हैं। और जो शुक्राणु उत्पादन कहाँ से होता है? शुक्राणु उत्पादन कौन होगा? लेडिंग कोशिकाएं करती हैं। क्या करेंगी? लेडिंग कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मल वृषण था, नॉर्मली थी हमने पढ़ा था, तो नॉर्मली क्या होगा? वृषण के द्वारा होगा। लेकिन उसके अंदर यदि हम किसी कोशिका का नाम लें तो उस कोशिका का नाम क्या है? उसका नाम है लेडिंग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? शुक्राणुओं का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? शुक्राणुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर आता है क्या है? नलिका प्रणाली आता है। तो नलिका प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, तो उसी के एक रास्ते से होते हुए बाहर निकलेंगे ना, एक रास्ते से होते हुए बाहर निकलेंगे। जैसे शुक्राणु था तो शुक्राणु क्या करेगा? जैसे कहाँ से निकला? तो शुक्राणु निकला कहाँ से? वृषण से निकला, फिर कहाँ पहुंचा? ईश्वर नलिका पहुंचा, फिर ईश्वर नलिका से अधिवृषण गया, अधिवृषण से शुक्रवाहिनियों गया, शुक्रवाहिनियों से शुक्राशय गया, शुक्राशय से मूत्रवाहिनी, फिर से होते हुए क्या होते हैं? वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन साथ साथ सबसे खास बात है कि इनके पास जो बारबोरेल जो काउपर जो ग्रंथियां थी, तो काउपर ग्रंथियां क्या होती हैं? ये उल्टे सी आकार में होती हैं। क्या होती हैं? ये जो काउपर्स ग्रंथियां होती है ना, जो काउपर्स ग्रंथि है, तो हल्का से सी आकार में होती है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को संभोग करते समय एक क्या करते हैं? तरल पदार्थों का श्रावण करते हैं। क्या करेंगे? एक प्रकार के तरल पदार्थ का क्या करेंगे? श्रावण करेंगे, जो एक दूसरे से क्या है? संभोग करने में क्या होते हैं? आसानी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? आसानी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या? सहायक ग्रंथियां आते हैं। क्या आते हैं? हम आएंगे सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथियां में लगभग क्या 2-3 कोशिकाएं आती हैं। एक आता है क्या? वीर्य पुटिकाओं की एक जोड़ी आते हैं, दूसरा आते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरा आते हैं क्या? काउपर्स ग्रंथि आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है?
हमारे पास ये टोटल क्या है, नर जनन अंग का क्या है, एक छोटा सा चित्र दिखाया गया है। तो जो हमारे पास जो कॉपर ग्रंथि है, ये हल्का से क्या होते हैं, ये हल्का से सी आकार में होते हैं। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को क्या दूसरे से क्या है, यदि संभोग करता है, यदि वो मिलाप करता है, तो उस दौरान क्या होता है, एक तरल चिपचिपा पदार्थ का क्या करते हैं, वो श्रावण करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्या है कि वाह्य जननांग आते हैं। तो वाह्य जननांग का मतलब क्या होता है कि मानव पुरुषों में लिंग वाह्य जननांग होती है। यह विशेष स्तंभन उत्तक से बना होता है, जो गर्भाधान की सुविधा के लिए लिंग के निर्माण में क्या होगी, यह लिंग के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, लिंग के बढ़े हुए सिरे को ग्लांस लिंग कहा जाता है। यह त्वचा की ढीली तह से ढका होता है, जिसे फोर स्किन ऑफ प्यूस भी के नाम से भी क्या होता है, इसको जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो इस तरीके जो यहाँ पर संरचना दिखाया गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम इसे शुक्राणु के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानेंगे, इसे शुक्राणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुक्राणु की संरचना पढ़ लेते हैं। किसकी संरचना, अब शुक्राणु की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं शुक्राणु पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु क्या होता है, तो शुक्राणु को नर युग्मक के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानेंगे, इन्हें नर युग्मक कहा जाता है। शुक्राणु को नर युग्मक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानव में शुक्राणुओं का निर्माण 12 या 14 वर्ष की आयु से क्या जाता है, आरंभ हो जाता है। शुक्राणु निर्माण कब होगा, 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों में क्या रहता है, ये बनना आरंभ हो जाता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण 12 या 14 वर्ष की आयु से क्या होता है, ये आरंभ हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा, मानव में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के सार्टोरी कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। सार्टोरी कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो शुक्राणु होता है, इनहिबिट प्रोटीन या कह सकते हैं प्रोटामीन, क्या प्रोटामीन नामक क्या है, प्रोटीन्स के द्वारा हुआ है। शुक्राणु का निर्माण इनहिबिट प्रोटीन या प्रोटामीन नामक प्रोटीन्स के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में लगभग 5 से 6 लीटर शुक्राणुओं का क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। मतलब कि यदि स्वस्थ मनुष्य है तो अपने जीवन काल में क्या कर सकता है, 5 से 6 लीटर शुक्राणुओं क्या कर सकता है, तो उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैथुन क्रिया में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकल सकते हैं। यदि एक व्यक्ति है, यदि इच्छा अनुसार यदि एक टाइम में शुक्राणु का उत्पादन करना चाहता है, लगभग कितना कर सकता है, 20 से 30 करोड़, कितना 20 से 30 करोड़ शुक्राणु क्या कर सकता है, वो उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, शुक्राणु का अग्रशिरा गार्जिकार एवं ग्रीवा क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया बनी होती है। तो जो शुक्राणु होता है, तो शुक्राणु का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जब सबसे शीर्ष भाग होता है, किसका बना होता है, वो गार्जिकाय बना होता है। और सबसे क्या जो गर्दन होती है, किसकी बनी होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनी होती है। अभी हमने क्या है इसी वीडियो में पीछे पढ़ा कि शुक्राणुओं का पूर्ण परिपोषण क्या होता है, स्टीरियोसिलिया नामक नलिकाओं में होता है। कहाँ होगा, स्टीरियोसिलियो नामक नलिका में होता है। ठीक है, और शुक्राणु अधिवृषण नामक नलिका में क्या होते हैं, तैयार होते हैं। कहाँ तैयार होंगे, अधिवृषण नामक नलिका में ये तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब परिपक्व शुक्राणु क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। मतलब कि जो शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे, उन्हें स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद अपरिपक्व शुक्राणुओं क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स कहलाता है। तो जो शुक्राणु होंगे जो अपरिपक्व होते हैं तो उन्हें क्या कहलाता है, उन्हें स्पर्मेटिड्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, उसे स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद शुक्राणुओं के विकास में लगभग क्या 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। जैसे एक व्यक्ति है, इस शुक्राणु का निर्माण करने से जो परिपक्व शुक्राणु होंगे कि जिनसे योग्य यदि बालक को पैदा करने की क्षमता क्या होती है, वो 2 से 2.5 महीने के अंतर्गत तो परिपक्व होते हैं। और जो शुक्राणु का पीएच कितना होता है, 702 से
8 तक होता है। शुक्राणु पीएच कितना होगा? 702 से 8 तक होता है। ठीक है। और शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु अगुणित होते हैं, मतलब n की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। और शुक्राणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ। शुक्राणु निर्माण कैसे होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है। ठीक है। और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र कायांतरण या स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और शुक्र लंबाई कितनी होती है? 60 माइक्रोन होता है। कितना होगा? शुक्र लंबाई कितनी होती है? 60 माइक्रोन तक होती है। ठीक है। और जो शुक्राणु होता है उनके एक्रोसोम से हाइड्रोडेनेरेज या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्रावित होता है, जो करती क्या है? मादा के जो अंडक कोशिकाएं होती है उसको भेदने और क्या करते हैं? वहां पे निषेचन प्रक्रिया को संपन्न करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या करेंगे? अंडक कोशिकाओं को दीवारों को तोड़ने में सहायक, मतलब कि किसको? जोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, जोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को तोड़ करके निषेचन प्रक्रिया में क्या होंगे? ये सहायक होते हैं। ठीक है। और शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचने के उपरांत किससे बन जाता है? वो वीर्य में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? वो वीर्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। और यह सूक्ष्मदर्शी एवं धागे के समान लंबी संरचना में पाए जाएंगे। किसके समान पाए जाएंगे? सूक्ष्मदर्शी धागे के समान लंबी संरचना में ये पाए जाते हैं। ठीक है। और जब पीला पदार्थ जब मिलता है तो शुक्राणु क्या होता है? वो वीर्य में परिवर्तित हो जाता है। और हाँ, वीर्य की जो शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 5 दिन से 6 दिन तक। कितना आयु होगा इसका? 5 दिन से 6 दिन तक इसकी आयु होती है। शुक्राणु आयु कितनी होगी? 5 दिन से 6 दिन इसकी आयु होती है। शुक्राणु आयु कितनी होगी? 5 से 6 दिन इसकी क्या होती है? इसकी आयु होती है, मतलब 5 से 6 दिन इसकी आयु होती है। ठीक है। तो शुक्राणु आयु कितनी होती है? 5 से 6 दिन शुक्राणु की आयु होती है। ठीक है। फिर आते हैं क्या? शुक्राणु की संरचना आते हैं। क्या आते हैं? शुक्राणु की संरचना आते हैं। तो शुक्राणु के निम्न 4 भाग होते हैं। शुक्राणु कितने भाग होंगे? शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। पहला आते हैं शीर्ष भाग आते हैं। यह शुक्राणु के सबसे अग्रभाग होगा। क्या होगा? यह शुक्राणु के सबसे अग्रभाग होते हैं। इसमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक पाया जाता है। क्या होगा? इनमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक पाया जाता है। किसमें? शीर्ष भाग में पाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें ऊपरी भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है तथा इसका निर्माण गाल्जी काय के द्वारा होगा। क्या होगा? गाल्जी काय के द्वारा होता है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे हमारे पास जो सबसे बाहरी जो भाग होता है ना शुक्राणु का, ये क्या होता है? ये एक्रोसोम का बना होता है। क्या होगा? एक्रोसोम का बना होता है। इसके बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में केंद्रक पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? केंद्रक पाया जाएगा। इनका जो गर्दन होता है, गर्दन किस चीज का बना होगा? माइट्रोकांडियाक बना होगा। किसका? माइट्रोकांडियाक बने होते हैं। इनकी जो पूंछ होती है वो उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्लैजेला कहता है। ठीक है। अब माइटोकांड्रिया कहता है इनको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे क्या कर सके? एक गमन कर सके। क्या कर सके? गमन कर सके। ठीक है। फिर इसके आते हैं क्या? इसका मध्य भाग आते हैं। क्या आते हैं? मध्य भाग आते हैं। ठीक है। तो मध्य भाग शुक्राणु का मध्य भाग इसका शक्ति गृह कहलाता है। ठीक है। क्योंकि माइटोकांड्रिया यही पाई जाएगी। जो माइटोकांड्रिया पाई जाती है इनको क्या करती है? इनको शुक्राणु क्या करती है? गति प्रदान करने के लिए क्या करता है? इनको ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिस ऊर्जा के कारण क्या कर सके? ये गमन कर सके। तो ऊर्जा के कारण क्या होगी? इनमें गति होगी। अर्थात यदि ऊर्जा इनको न दिया जाए तो क्या होगी? इनकी गति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाती है। ठीक है। इनमें कौन सी गति पाई जाती है? इनमें पश्चिमाभि गति है, इनमें क्रमाकुंचन गतियां पाई जा सकती है। ठीक है। इनमें क्या पाई जाएगी? पश्चिमाभि है, क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं? एक गति होते हैं, इनमें गति पाई जाती है। ठीक है। फिर से आते क्या? पूंछ आते हैं।
तो ये सबसे निचली भाग होता है जो इनको क्या करता है, इनको गमन करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, और जितना भी शुक्राणु पैदा हुआ है तो शुक्राणु निर्माण कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा है। शुक्राणु निर्माण कैसे हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हुआ है। जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस दौरान क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाएं कुछ क्या जाती हैं, नष्ट हो जाती है। क्या कहती है, अर्धसूत्री विभाजन में मुख्यतः अधिक से अधिक कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती है। कुछ ही बचती हैं जो योग्य होती हैं। ठीक है, और जो योग्य होती है वही आगे चल के क्या करती हैं, वो निषेचन का कार्य करती हैं। ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है क्या है, एक परिपक्व कोशिका। क्या होती है, एक जो परिपक्व हो गया कोशिका जो निषेचन को कर सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु क्या होता है, तो शुक्राणु एक मादा जनन नर जनन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो निषेचन प्रक्रिया का करता है, संपन्न करता है। क्या करता है, संपन्न करता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु होती है इसकी क्या करता है, शुक्राणु लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में क्या होता है, आरंभ हो जाता है। और शुक्राणु क्या करता है, सार्डोली कोशिका उसको ऊर्जा प्रदान करती है, और ये साथ साथ सार्डोली कोशिका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा क्या हुआ है, ये उत्पन्न हुए हैं। इसमें इनहिबिन प्रोटीन या प्रोटामीन नामक क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग 5 से 6 लीटर शुक्राणु क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। और एक बार मैथुन में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु क्या कर सकते हैं, उत्पादित हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, अग्र शिरा में गाल्जी का है और निचली शिरा में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, मतलब ग्रीवा के गर्दन में। और शुक्राणु परिपक्वन कहाँ होता है, स्टीरियोसिलिया नामक भाग में क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या होते हैं, अधिवेशन नामक नलिका में क्या होते हैं, तैयार होते हैं। अब परिपक्व शुक्राणु क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। और जो अपरिपक्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पर्मेटिड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और शुक्राणु का पीएच मान कितना होता है, 7.2 से 8 उसका पीएच मान होती है। और शुक्राणु के विकास में लगभग 2 से 2.5 महीना का समय लगेगा। ठीक है, और शुक्राणु क्या होते हैं, ये अगुणी संरचना में होते हैं। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और शुक्राणुओं का उत्पादन होने प्रक्रिया को स्पर्मेटोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और शुक्राणु लंबाई कितनी होती है, 60 माइक्रोन होता है। कितना लंबाई होगा इसका, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई लगभग 60 माइक्रोन होती है। ठीक है, और शुक्राणुओं से क्या होता है, हाइड्रोडिनेरेज नाम की एंजाइम स्रावित होती है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्रावित होता है, जो अंडक कोशिकाओं की दीवारों को तोड़ करके निषेचन और प्रक्रिया में क्या होंगे, सहायक होते हैं। ठीक है, और जब शुक्राणु जब कहाँ पहुंचता है, जब शुक्राशय पहुंचता है तब क्या होता है, वो वीर्य में परिवर्तित हो जाता है। शुक्राणु की आयु कितनी होती है, 5 से 6 दिन होती है। शुक्राणु की आयु इस स्खलन के बाद कितनी आयु होगी उसकी, 5 से 6 दिन तक उसकी आयु होती है। और शुक्राणु क्या होता है, धागे के समान लंबी संरचना में पाए जाते हैं। और शुक्राणु कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, फिर इसका मध्य भाग और पूंछ होते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज हमने नरजनन तंत्र पढ़ा। ठीक है, यदि आपको कोई भी किसी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में उसको लिख करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।